नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला ही स्टेटमेंट का आ गया। देखो मैं हमेशा से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एसएससी कुछ अलग से नहीं पूछ रहा है, वही चीज़ें पूछ रहा है जो आपके सिलेबस में गिवन है, लेकिन हम क्या है अलग एक्स्ट्रा चीज़ें लगा लेते हैं। इसकी वजह से हम जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम से मेरा मतलब है जो बेसिक है, जो प्रोसेस है पढ़ाई का, उससे दूर हो जाते हैं। जैसे मैं इस बात को ऐसे आप समझने के प्रयास कीजिए कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं कि टीचर पढ़ा देता है, फिर रोज़ाना उसे कवर करने का, होमवर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के पश्चात ही इन सभी चीज़ों को, बेसिक्स को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इन बेसिक्स पे रहें, और बेसिक्स पे नहीं रह रहे हैं तो आपको एक दो अटैम्प्ट ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टेटमेंट की जब बात आती है तो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट में जब क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो पाते हैं। देखिए सोडियम का प्रतीक Na होता है, बिल्कुल सही बात है भैया। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोडियम क्षार धातु का समूह से संबंधित है। सोडियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो पहली बात तो ये क्षार अवस्था से होता है, ये भी सही है और ये भी सही है बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरी बात बोलिए, सोडियम एक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोडियम क्या है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, इसको कैप्ट करके रखा जाता है केरोसिन के अंदर। किस में रखा जाता है? केरोसिन की। ये ज्वलनशील है बहुत जल्दी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, केरोसिन में इसको रखा जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो Na जो आता है 11 नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 11 होता है। ये बात सारी की सारी ध्यान रखनी है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें ये गलत है, यानी कि एक बात ध्यान रखो कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो Na होता है। सोडियम क्षार प्रकृति का होता है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड सही है, यानी कि बी ऑप्शन अपना यहाँ से सही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो ये देंगे। अब यहाँ से और टाइप के क्या क्वेश्चंस अपन बन सकते हैं, यहाँ से आप देखो कार्बन के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड बन सकता है, O2 से रिलेटेड बन सकता है, सोडियम से अभी हाल ही में पूछ लिया आपसे, मैग्नीशियम से बन सकता है। आवर्त सारणी जो है वहां से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें यह सीखना होगा कि आवर्त सारणी को तरीके से पढ़ना है। आवर्त सारणी जो आपकी पढ़ाई जा रही है आपको क्लासरूम में, और क्लासरूम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्लासरूम की जो मेहनत बच्चों बहुत काम आती है। हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आवर्त सारणी को तरीके से हमें देखना है और तरीके से उसके लिए मेहनत करनी है। तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात तो करेक्ट बोली है। ठीक है, उसका नाम है संदूर। क्या नाम है बच्चों? सिंदूर मत कर देना भैया, कोई भी गलती से सिंदूर मत कर देना, संदूर है ये। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। पोलो का जो मैदान है, पोलो का जो मैदान है कहाँ पे? पाकिस्तान में, और जगह का नाम है संदूर। ठीक है, बाकी भी पाकिस्तान की ही जगह दे रखी है बाकी जो ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वो देखो। प्लेग्राउंडों की बात करें, भारत में सबसे ऊंचा जो प्लेग्राउंड है क्रिकेट का है बच्चों, और वो है धर्मशाला में। ठीक है, क्रिकेट का मैदान, और सबसे भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है धर्मशाला क्रिकेट मैदान, धर्मशाला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और क्रिकेट मैदानों की जब बात आती है तो विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट का मैदान है बच्चों, मोटेरा है। मोटेरा का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। मोटेरा था पहले, मतलब इस बात को ऐसे समझो, पहले था। मोटेरे का नाम परिवर्तन कर दिया है, इसका नाम क्या रखा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये क्लियर है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया। इसका नेम परिवर्तन किया गया है। नेम क्या किया गया बच्चों? चेंज किया गया है। नेम चेंज किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्या किया गया बच्चों? नेम परिवर्तन किया गया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आप इस लाइन को ऐसे लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आता है जो ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों। मेलबर्न क्रिकेट
ग्राउंड। तीसरे नंबर पे जो आता है वो ईडन गार्डन कोलकाता आता है, ईडन गार्डन कोलकाता आता है बच्चों। ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ये क्रिकेट की हमने बात की पर्टिकुलरली। वॉइस क्लियर है ना? एक बार वॉइस सबको क्लियर आ रहा है ना? वॉइस ठीक है, वॉइस एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस का। हाँ वॉइस सही है ना? वॉइस यार मेरे को लग रहा है सही आ रहा है कि हाँ ठीक ठीक, डन डन, वॉइस आ रहा है, ओके ठीक है। इस पे आ जाइए, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो प्लेग्राउंड धर्मशाला में है, मोटेरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात की। और क्रिकेट का जो मक्का कहा जाता है वो लॉर्ड्स कहा जाता है। क्रिकेट की किस इसलिए क्यों बातें कर रहे हैं इतनी सारी, क्योंकि बच्चों कि क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्राउंड को लेकर। तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया सभी को? सिंदूर में है, ठीक है ना? सिंदूर मत कर देना कोई बच्चा बोले सिंदूर, क्योंकि आज का जो एशिया कप हुआ है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है सिंदूर को लेके, ठीक है। आइए, कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। मतलब देखो आप, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और एक तरफ से मेरे कानों बहुत तेज़ी से आवाज़ आई, तेज़ी से जैसे ही आवाज़ आई ना, तो मेरे कानों की जो आवाज़ को बैलेंस कौन करेगा भाई? बाकी डाइवर्ट इधर भी होनी है। अगर एक ही कान पे दबाव डाला जाएगा तो उसको वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे ही करके क्या है, यूस्टेकियन होता है। यूस्टेकियन क्या होता है? ये आवाज़ को डाइवर्ट करने का काम करता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करता है। कौन करता है? यूस्टेकियन करता है, ये बात ध्यान रखना। इंकस जो होता है एक हड्डी का टाइप होता है बच्चों, ठीक है। जैसे 3 लेयर में हड्डियाँ होती हैं, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती है और मिडाइवल होती है। तो ये बीच वाली हड्डी का ये काम करता है इंकस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा आई थिंक। फिर से एक नया क्वेश्चन आया, वो भी स्टेटमेंट का। देखिए स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, आप स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। कथन पे अपन ध्यान देंगे आराम से। कथन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है क्या? ये बताओ पहले तो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर है। एक बात सही है, एक गलत है, इतना मेरे को क्लियर कर दो आप लोग। फिर पढ़ते हैं, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो आप बात गलत बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देन अपन आंसर करेंगे कि दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ये तो गलत है भैया, ये क्या है? एकदम गलत है। और तीसरा है ओम इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये एकदम सही बात है। अब इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ओम प्रतिरोध आया, एक तो ओम कौन सा होता है? एक 2 ओम होते हैं। एक तो ओम है, दोनों ओमों की मैं बात करता हूँ। एक वाला तो ये वाला ओम है बच्चों, ये हिंदू जैसे सनातन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़ा हुआ है बच्चों, ये स्पिरिचुअल वर्ड है। और एक होता है ओम, ऐसे इसका मात्र ऐसे करके ओम होता है, ठीक है ना। इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हमसे जो पूछा गया, इसको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई तार है बच्चों, तार का रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे का आप कहो कि तार में प्रतिरोध, तार में प्रतिरोध, इसको आसान भाषा में मैं बताता हूँ। जैसे कि तार से हमको बिजली गमन कर रही है उसके अंदर, तो कितनी स्पीड से करेगी या इसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है, उसको ओम बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध होता है, उसको मापने का थ्रू होता है ओम। ओम का जो फॉर्मूला होता है V=IR होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V=IR होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है, विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है, ये तो गलत है। ओम का प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध की इकाई, ये सही है, मतलब 1 और 3 सही है। तो आंसर अब क्या हो जाएगा यहाँ से? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो जाना जाता है वो जिप्सम के रूप में जाना जाता है बच्चों। किसके रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है, जिसे बोलते हैं CSO4 2H2O, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप ध्यान रखना। ये मुलायम होती है बच्चों, ये प्लास्टर में काम आता है इसका। ये कैसी होती है? मुलायम होती है। और किस में उपयोग किया जाता है बच्चों? इसका प्लास्टर में उपयोग इसका किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है।
ये क्लियर है, देख लीजिए एक बार आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। CuSO2H2 प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? अब पहले तो बात करते हैं कि ब्लू क्रॉस क्या होता है बच्चों। ये जो वर्ड आया है इसके बारे में आपको गहनता से बताता हूँ। जैसे ये शूटिंग से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि ब्लू क्रॉस, ये जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? ब्लू क्रॉस, ये जो वर्ड है शूटिंग से रिलेटेड है, दिख रहा है ना सबको क्लियरली? हाँ जी, शूटिंग से रिलेटेड है बच्चों। ये सटीकता, जितना सटीक जो लगाएगा ना, जैसे मैं आपसे कहूँ शूटिंग में अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, गगन नारंग हैं, इन लोगों ने निशाना लगाया किसी चीज़ का, इन्होंने क्या लगाया बच्चों? निशाना लगाया, और निशाना एकदम सटीकता से लगा बच्चों, कितना एकदम सटीक, जिससे सटीक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितना सटीक हो सकता है उसको बोलते हैं ब्लू क्रॉस। इसमें नंबर से जो मेजर किया जाता है वो भी अलग तरीके से किया जाता है, सटीकता से या सर्वाधिक निशाना, सर्वाधिक क्लोज निशाना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों आसान भाषा में? वो मतलब कि ब्लू क्रॉस को आसान भाषा में बोलते हैं सर्वाधिक क्लोज निशाना लगाना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये लगाया था भैया अभिनव बिंद्रा ने। किसने लगाया था बच्चों? अभिनव बिंद्रा ने ये कार्य किया था। अब अभिनव बिंद्रा हैं कौन? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला चुके हैं ओलंपिक के अंदर। भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, भारत ने अब तक शूटिंग, भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं बच्चों। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उनमें से 8 तो जीते हैं हॉकी में। हॉकी में कितने जीते हैं बच्चों? 8 तो जीते इन्होंने हॉकी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1 जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। किसमें जीता है बच्चों? जेवलिन थ्रो में। अब 1 जो जीता है वो जीता है अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। अब कुछ याद आ रहा है? ऐसे टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं बच्चों। और इन्होंने किस में जीता है? शूटिंग में जीता है। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं है? मेरे को इतना क्लियर कर दीजिए कि भैया ये कहानी है। अब ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो ओलंपिक में आगे चल लेते हैं। देखिए ओलंपिक, हाल ही में जो ओलंपिक होस्ट के बारे में बात करते हैं, हाल ही में ओलंपिक हुए 2024 में, ठीक है। कब हुए बच्चों? 2024 में हुए। अब इनकी बातें करते हैं कि क्या ओलंपिक में इस बार घटित हुआ। तो आइए, ओलंपिक 2024 जो हुआ पेरिस में हुआ बच्चों। कहाँ पे हुआ? किस जगह पे हुआ? पेरिस में हुआ, ठीक है ना। 2024। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर 2020 के भी बता दो, तो ये हुए थे बच्चों टोक्यो के अंदर। ये कहाँ पे हुए थे बच्चों? टोक्यो, जापान में, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया यहीं से कि भैया 2028 के भी बता दो हमारे को, तो 2028 के होंगे बच्चों LA यानी कि लॉस एंजलिस में, यानी कि अमेरिका के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2032 के कहाँ पे होंगे बच्चों, तो ये होने वाले हैं ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ होने वाले हैं बच्चों? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं 2032। ये चारों चीज़ें अपन को यहाँ से याद रखनी है। बट 2036 की अभी बिडिंग चल रही है। 2036 के अभी कोई नेम क्लियर नहीं हुए हैं। 2036 के में अगर आपसे पूछे कोई, तो 2036 का कोई नाम अभी क्लियर नहीं है। तो 2036 में अभी भी कोई ओलंपिक के लिए नाम क्लियर नहीं है। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने जिस शहर में ओलंपिक संपन्न कराने को कहा है वो शहर है अहमदाबाद। अगर भारत को मिलता है तो भारत के किस राज्य, वो किस जिले में या किस शहर में ये घटित होगा, मतलब ओलंपिक घटना घटित होगी, ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, तो ओलंपिक का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अहमदाबाद भारत के किस स्टेट में आता है? तो ये आता है बच्चों गुजरात में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आओ आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा बच्चों 51 नहीं 71, ठीक है। लिखा तो मैंने सही था लेकिन बोलने में 51 में बोल दिया। तो 71 भारत का वो रहा है। इसमें क्या रहा है? स्थान रहा है। जिसमें क्या किए हैं इन्होंने? 5 तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं,
एक जीता है बच्चों सिल्वर। ठीक है, एक एक करके मैं नाम भी बता देता हूं आपको। एक है पहले, सबसे पहले मनु भाकर ने जीता। किसने जीता बच्चों? मनु भाकर। ठीक है, दूसरा जो आता है मनु भाकर और सरबजोत का आता है। इनका 2 काउंट करते हैं, इनको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। मनु भाकर एंड सरबजोत का आता है। ठीक है, अब आता है कुशाग्रे, स्वप्निल कुशाग्रे। थर्ड व्यक्ति जो कौन है? स्वप्निल कुशाग्रे। हम बात जो अभी कर रहे हैं बच्चों वो कर रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल की। ठीक है ना। अब 4 नंबर पे कौन आता है बच्चों? तो शेरावत और हॉकी टीम आती है। एक तो 4 नंबर पे हॉकी टीम आती है और 5 नंबर पे आता है जो रेसलिंग में शेरावत, अमन शेरावत। तो 5 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक व्यक्ति ने जीता। क्या जीता बच्चों? 5 तो ये हो जाते हैं सारे 5 के 5। और 6 जो सिल्वर मेडल जो जीता वो जीता नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। तो ऐसे करके हमें सारी डाटा याद रखना है। भारत के 5 प्लेयरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक क्या जीता? सिल्वर जीता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ के जो फ्लैग सेरेमनी की बात करें, क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है, तो फ्लैग जो फहराने का काम किया, क्लोजिंग सेरेमनी, वो बात ध्यान रखना। 2 व्यक्तियों का नाम सजेस्ट किया गया था। एक का नाम था मनु भाकर और एक नाम था जेवलिन थ्रो के यानी कि नीरज चोपड़ा का। बट क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा के नाम को हटा दिया गया। नीरज चोपड़ा ने मना कर दिया, हटा नहीं गया, उन्होंने खुद ने मना कर दिया कि मैं 2028 के ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में भाग लूंगा लेकिन अभी नहीं ले रहा हूं। इनकी जगह किसको किया गया? तो पी श्रीजेश। तो 1 नंबर मनु भाकर और 2 नंबर पी श्रीजेश जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, फ्लैग फहराने का काम इन लोगों ने किया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है अबाउट ओलंपिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चल सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से गगन प्रताप नहीं, अभिनव बिंद्रा। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको कौन प्रकाशित करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है बच्चों? वित्त मंत्रालय। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हमारे देश की जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। बात समझ में आई कि नहीं है? चलें क्या आगे? चलिए। अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे मिश्रित दे रखी है, पूंजीवादी दे रखी है, दोहरी दे रखी है, समाजवादी दे रखी है। देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो इकोनॉमी जो चल रही होती है उनको कैसे भी अपन डील करेंगे इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है मिक्स इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक तो होती है पूंजीवादी, एक तो होती है पूंजीवादी और एक कौन सी होती है? जैसे हम एक तो कैपिटल, एक होती है बच्चों समाजवादी, सोशलिस्ट। ये पूरी तरह समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा, ये कैपिटल जो अमीर लोग होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा है सभी संसाधन सरकार का स्वामित्व होता है, तो वो होती है समाजवादी। क्या होती है? समाजवादी। जैसे कि मैं आपको समाजवादी कहूँ, इसमें स्वामित्व गवर्नमेंट का रहता है। इसमें स्वामित्व किसका रहता है बच्चों? स्वामित्व पूर्णतः सरकार का होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? समाजवादी। चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित में दोनों ही हो जाती है, मैंने आपको ओपनली बता दिया है सारी चीजें। अश्वशक्ति लगभग वॉट्स क्या होता है? अश्वशक्ति हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एचपी। एचपी आपने देखो, इतना एचपी का ट्रैक्टर आ रहा, गाड़ी आ रही, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल का जो व्हीकल यूज होते हैं, जो भी मशीनरी हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें हॉर्स पावर का बड़ा होता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। हॉर्स पावर का मतलब है कि वो कितनी तेजी से काम करेगी। जैसे 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, तो इसको एचपी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब सीधी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी जितना हॉर्स पावर का होगा उतनी तेजी से कार्य करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई आप व्हीकल लेके आए, कोई है 2 हॉर्स पावर का, कोई है 4 हॉर्स पावर का, 4 HP लिख देता हूँ इसको,
इसको मैं 2 HP लिख देता हूँ। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, 4 हॉर्स पावर का एक पावरफुल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है कि भैया एक अश्वशक्ति में वाट्स कितने होते हैं, तो होते हैं 746। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यात्री संख्या के आधार पर विमानन बाजार में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है। तो ये देखो, विमानन के चक्कर में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो पोजीशन रही वो क्या रही, तो वो रही है बच्चों 5th पोजीशन। पोजीशन कौन सी रही है बच्चों, 5th पोजीशन रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए, BRC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया गौरव बनर्जी को। और किसकी जगह नियुक्त किया गया है, ये शशि सिन्हा की जगह। इनसे गौरव बनर्जी से पहले कौन थे, शशि सिन्हा। तो लेकिन हमारा आंसर क्या है अभी प्रेजेंट के अनुसार, गौरव बनर्जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का देश सदस्य नहीं है, तो इसमें जो हम देश का नाम लेंगे वो है चीन, ठीक है। सार्क संगठन की जो स्थापना ढाका में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बच्चों, वो है काठमांडू में। सार्क, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बच्चों, काठमांडू। नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। स्टार्टिंग जो मीटिंग होती है वो ढाका में बांग्लादेश के अंदर होती है, ढाका बांग्लादेश में होती है, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये लगभग चीन को छोड़ दें तो सारे इसके सदस्य हैं बच्चों। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो कैसे समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, तो एक देश तो ये हो गया, फिर इसके बाद अफगानिस्तान है, दूसरा ये हो गया, फिर मालदीव हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, फिर इधर से बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर यहाँ से अपन आगे चलते हैं तो भूटान आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये देश इसके मतलब कि क्या है, इसके हेल्पफुल ये देश है या इसमें ये शामिल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंडिया तो खुद है ही है बच्चों, ये सारी कंट्री इसके पार्ट है। तो मैंने मैप बना के आपको सारी चीज़ें समझा दी। चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का जो एक्सटेंशन मिला है वो राहुल सिंह को मिला। ये दोबारा आया है क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। आप देखते हैं कितने लोग इस चीज़ को सही कर पाते हैं। हाल ही में सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि क्या है कि नाम सोफिया डंकले किस देश से आते हैं, तो वो आते हैं इंग्लैंड से। अब क्रिकेट की अगर बात की तो मैंने अभी हाल ही में आपको एक चीज़ बताई थी, मैदान के बारे में, ग्राउंड के बारे में आपको कोई चीज़ बता रहा था। इंग्लैंड में ही वो मैदान है जिसको अपन ने लॉर्ड्स कहते हैं, यानी क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ICC की बात आती है, ICC, और ICC से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ICC के प्रेसिडेंट कौन है। तो ICC के जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, यानी कि जय शाह हैं। जय शाह हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC, जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, ट्रॉफी चोर बोल रहे हैं, नकवी साहब, नकवी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में एशिया कप संपन्न हुआ। एशिया कप के बारे में आपको बता देता हूँ। एशिया कप में जो टोटल कंट्रीज़ ने जो पार्टिसिपेट किया वो कितने थे, मतलब कि 4-4 ग्रुप में थे, तो 8 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर टॉप 4 हुआ था, 2-2 कंट्री निकल जाती हैं, ठीक है। अब जो फाइनल मैच होता है भारत और पाकिस्तान के में होता है, ये बात ध्यान रखना। 41 साल के इतिहास में पहली बार एशिया कप फाइनल हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मध्य हुआ था बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो विजयी रहा यानी कि इंडिया, विजयी कौन रहा, इंडिया रहा, विजय रहा, ठीक है ना। और कितनी चीज़ें, 5 विकेट से रहा बच्चों। कितने विकेट से जीता भारत ने ये मैच, 5 विकेट से ये मैच जीता। और भारतीय टीम के कैप्टन कौन है, तो
वो हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया बच्चों? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो चुना गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को चुना गया बच्चों। किसको चुना गया था? अभिषेक शर्मा को चुना गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, अभिषेक शर्मा। और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे? हाईएस्ट विकेट टेकर कुलदीप यादव। हाईएस्ट विकेट टेकर कुलदीप यादव। और भारतीय टीम ने आपको पता हो ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था नकवी के हाथों से, कि वो पाकिस्तानी पहलगाम के अटैक के बाद भारतीयों ने थोड़ा सा स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए। तो ये बात अपन को यहाँ से एसीसी के बारे में याद रखनी है, ठीक है ना। इंग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो वो थे बिम्बिसार। कौन थे बच्चों? बिम्बिसार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, कौन थे? बिम्बिसार, ठीक है। अशोक किस वंश से आते हैं? और अजातशत्रु आते हैं शिशुनाग से। तो आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। ये मैं कई बार आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ, तो ये आपको भी बताना है कि ये किस वंश से आते हैं। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हैंसांग के सम्राट शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो किस भारत के जो सम्राट थे उस समय पर, जो हैंसांग आए थे उस समय पर शासनकाल था हर्ष का। ये बात ध्यान रखिएगा, किसका शासनकाल था बच्चों? हर्ष का था। जो हैंसांग होते हैं वो बौद्धिज्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। हैंसांग जो होते हैं चाइना से आते हैं। कहाँ से आते हैं बच्चों? चाइना से आते हैं। बुद्धिज्म पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धिज्म की शिक्षा लेने आते हैं। वो बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और नालंदा भी जाते हैं, भारत का जो विश्वविद्यालय है नालंदा में भी जाते हैं ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? जैसे मस्तिष्क की मैं बात करूं तो फोर है ब्रेन, या फोर ब्रेन 3 टाइप में काम करता है बच्चों। जैसे मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, थोड़ा आसानी मेरे को समझाने में रहेगी। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है बच्चों मिड ब्रेन, और एक होता है बच्चों हेड ब्रेन, ठीक है। ये आगे का पार्ट होता है जिसमें मानव सोचने का कार्य करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, यानी कि सोचने समझने का काम करता है, सोचने एंड समझने का कार्य करता है, सोचने समझने का कार्य करता है। और मिड ब्रेन में क्या होता है? जैसे कि हमारे आँख, नाक कि जो इशारे होते हैं, या इस चीज़ को आप ऐसे बोल सकते, इशारे होना है या उनके सिग्नल्स होना, उनको देखता है। मिड ब्रेन जो हमारा होता है, जैसे आगे वाला पार्ट जो है सोचने समझने का कार्य करता है। दूसरा जो मिड ब्रेन होता है, जैसे कि मेरा हैंड चल रहा है या मेरी नाक के जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे कान एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको सुनने और समझने का कार्य करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी के जो कार्य हैं जो पीछे के हेड के द्वारा ये किए जाते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं हेड ब्रेन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 3 पर्टिकुलरली होते हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। पॉन्स होता है, ठीक है, थैलेमस और मेडुला भी होती है सोचने समझने का, और पॉन्स पीछे वाले हिस्से में होता है। पिना जो होता है वो किसी भी ब्रेन ह्यूमन में कोई भी काम नहीं करता है, ना कोई ब्रेन ह्यूमन जो है, सॉरी ब्रेन का जो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं होता है। कौन? पिन्ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्रीबात एक चावल का व्यंजन है जो श्रीलंका में मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। हाल ही में हमें यहाँ पर क्राइस्टचर्च देखने को मिले, समस्याएं देखने को मिली। तो भूटान, नेपाल और म्यांमार भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया क्रीबात, ये बात ध्यान रखना किससे संबंधित है? ये श्रीलंका से। एक और क्वेश्चन श्रीलंका का है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कोलंबो। ये बात भी हमको यहाँ श्रीलंका के बारे में याद रखनी है, ठीक है। 3 से 4 चीज़ें आपको बतानी। श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं बच्चों, एक तो कोलंबो है, ठीक है, और एक है जयवर्धने, श्री जयवर्धने कोटे, जयवर्धने कोटे, और एक क्या है बच्चों? कोलंबो है खुद ही। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, कैपिटल्स के बारे में ध्यान रखना है आपको। ये बाकी कैंडी, नेगोवा और जाफना ये श्रीलंका के ही शहर हैं।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक निवेश प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो वो दी है टोटो सेकंड जल विद्युत परियोजना। ये बात टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को क्या दी है बच्चों? मंजूरी दी है। लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम है, तो लूसीफर जो है बच्चों मंगल का है या शुक्र का है या शनि का है बृहस्पति का? तो ये है वीनस का। किसका है बच्चों? वीनस का। ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है वीनस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वीनस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वीनस सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉटेस्ट है, ये सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि हॉटेस्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी बात, ये ट्विन सिस्टर कहा जाता है पृथ्वी की, उसके समान दिखता है तो ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन है। इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, वो स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। भोर का तारा मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी सुबह का तारा सांझ का तारा, सुबह और सांझ का तारा कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। अब इसमें एक और दे रखा है सैटर्न। एक चीज़ और क्या दे रखी है बच्चों? सैटर्न के बारे में दे रखा है, सैटर्न यानी कि शनि। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह की जब बात आती है तो टाइटन है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस पे जो फेमस है, ये रिंग्स के लिए फेमस है बच्चों। और इसमें जो बादल बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बनते हैं। बादल जो बनते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के बनते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब एक इसमें दे रखा है मार्स। मार्स का कलर जो होता है वो तो लाल होता है बच्चों। एक ऑप्शन में क्या दे रखा है? मार्स दे रखा है, मार्स दे रखा है, मार्स दे रखा है। मार्स का जो कलर होता है बच्चों वो कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। मार्स बोले तो मंगल, मार्स का जो कलर होता है वो लाल होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ अपन को याद रखनी। बृहस्पति दे रखा है एक सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। एक और बात याद रखना शुक्र के बारे में, आपको मैं बता देता हूँ। ये हो गया कोलंबो, इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी अपन। हाँ, अपन को याद क्या रखना है, ये उल्टी गति करता है, यानी कि पश्चिम से मतलब कि उल्टा चलता है। जैसे बाकी ग्रह जिस तरीके से गति कर रहा होता है उस तरीके से नहीं करता, ये अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? वीनस की बात कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ये गति करता है। ये बात आप ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम। गुप्त शासकों ने नामक एक जुर्माना लगाया। किस नाम को जुर्माना लगाया? जो कि प्रत्येक हल जोतने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा दिया जाएगा, तो वो होता है हेलीवाकरा या हेलीवाकरा, ठीक है, ठीक है। इसको हेलीवाकरा भी बोलते हैं, ये बात भी अपन यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए ऑप्शन को समझते हैं। हेलीवाकरा, ठीक है। ये हल जोतने वाले पर लगाया था, हल जोतने वाले पर लगाया था, लगाया था, ठीक है। अदर ऑप्शन क्या दे रखे? कारा, कर बोल सकते हो इसको, और शुल्क, कर या कारा, कि ये कभी भी लगा दिया जाता है, ये बिना समय देखे लगाया जाता था। ऐसे लिखो, यह कर या टैक्स, यह कर या टैक्स कभी भी लगा दिया जाता था, कभी भी लगाया दिया जाता था, लगा जाता था, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? शुल्क, ठीक है, और हिरण्य, ठीक है। ये शुल्क मतलब कि एक अमाउंट होता था छोटा सा, टैक्स का ही पार्ट है, और ये गोल्ड से रिलेटेड है, सोना से रिलेटेड है, यानी कि गोल्ड से रिलेटेड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए ना इन सभी चीज़ों के बारे में। हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा हेलीवाकरा।
रंगीन एनामल्स के साथ गहने में खांचियों उत्कीर्ण की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझिए, कोई आपने गहने बनवाए, ऐसे करके कोई गहने बनवाए आपने, ऐसे नक्काशी इसमें करवा ली ऐसे करके, ये कोई नेकलेस बनवाया आपने, और नेकलेस के अंदर जो नक्काशी होगी या पेंटिंग जो होगी, नक्काशी के अंदर की जो पेंटिंग है, नक्काशी के अंदर की पेंटिंग को मीनाकारी कहते हैं हम, मीनाकारी कहा जाता है। अब इस बात को ऐसे समझो, जैसे मेरी आप शर्ट को देखिए, शर्ट पे जो ये कपड़ा था, कपड़े पे जो कलर जो किया जा रहा है ना, कपड़े पे जो कलर किया जा रहा है वो है मीनाकारी है। वो क्या है? मीनाकारी। सपोज करो मेरे पास हाथ में मार्कर की मैं जगह जगह को चुन चुन कर उसमें कलर भरता हूँ, तो इसको मीनाकारी बोलते हैं। ठीक है ना। आइए, ये हो गया मीनाकारी। चिकनकारी मतलब ये भी एक कढ़ाई का ही माध्यम है, ये कढ़ाई का ही टाइप है, ये बात ध्यान रखना, कढ़ाई का एक प्रकार है। ठीक है ना। फुलकारी, ये भी सेम कहानी है। ठीक है। ये भी जरदोजी भी, तीनों ये सारे के सारे कढ़ाई के टाइप है। जो हमसे पूछा गया वो मीनाकारी के बारे में हमसे पूछा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात में किस स्थान पर एक नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है? तो वो हिम्मतनगर गुजरात में की है बच्चों। किसमें की है? हिम्मतनगर गुजरात में की है। का शहर यांगची नदी के मुहाने पर बसा हुआ, तो ये कौन सा शहर है जो कि यांगची नदी के किनारे पर बसा हुआ? देखो, एशिया की सबसे लंबी या बड़ी नदी है यांगची, जो आपके सामने दे रखी है। ठीक है। और ये टॉप 5 नदियों में भारत की जो गंगा है वो आती है। टॉप 5 एशिया की जो टॉप 5 नदियाँ आती हैं उसमें गंगा का नाम भी बच्चों आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा है यांगची नदी के मुहाने पर है संघाई शहर। कौन सा शहर है बच्चों? संघाई शहर। ऐसे करके बच्चों हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक कि आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।